विरार की रहने वाली महिला के साथ यूपी पुलिस द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से यौन शोषण करने का मामला सामने आया है, जिसमें महिला ने पुलिस महकमे पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए देखिए इस पूरे मामले में महिला का क्या कुछ कहना है। मेरा नाम प्रिया है। क्या कुछ हुआ है, किस प्रकार की घटना है? मेरा मतलब मेरे फेसबुक पे रिक्वेस्ट आया था चंद्रशेखर खरवार रामापर और मैंने एक्सेप्ट किया। वो मेरे गांव का भाई बनके मुझसे बात मतलब करना स्टार्ट किया। हमारी बात होना स्टार्ट हुआ। एक भाई बहन के रिलेशन से, हमारे परिवार से भी, मतलब बच्चों से भी बात करता था। मेरे हस्बैंड को जीजा बुलाता था। ऐसे बात होना स्टार्ट हुआ। कब की बात है ये अगस्त से बात होना स्टार्ट हुआ था। अगस्त 2025। हाँ। उसके बाद क्या कुछ हुआ? ऐसे परिवार के तौर पे बात होती रही धीरे धीरे। फिर एक दिन मुझे मतलब थोड़ा मैं उदास थी, तो उसने कहा क्या हुआ बहन, आप बता सकती हो, मैं आपका भाई हूँ और मैं आपके परिवार के जैसा हूँ, जो भी होगा आप बता सकते हो। तो मैं उसको बोली कि मेरे हस्बैंड का मतलब जॉब छूट गया है और जॉब नहीं है, हम थोड़ा परेशान हैं, इसलिए सब टेंशन है। तो उसने कहा आप क्यों टेंशन ले रही हो, मैं आपको अपनी बहन बेटी समझ के मदद दे रहा हूँ। तो उसने मुझे थोड़ा सा पेमेंट मदद किया। ऑनलाइन आपको पैसा ट्रांसफर किया? हाँ, कितना ऑनलाइन। रुपए था ये? पहले उसने 2000 ट्रांसफ़र किया। उसके बाद में उसने कहा तुम टेंशन मत लो पैसे की, मेरे पास एक एक दिन के घूस के पैसे लाख लाख रुपए आते हैं, मेरे पास काफ़ी पैसे हैं और तुम मेरी गांव घर की बहन बेटी हो और बेटी परेशान हो तो मुझे वो मंजूर नहीं है। उसने फिर मेरी बीमारी में भी थोड़े पैसे दिए, थोड़े हमारे बच्चों के भी हेल्थ पे पैसे दिए, मेरा रूम रेंट ये सब लाइट जो भी था उसने मदद किया। जब उसका 5 लाख अमाउंट पहुंचा तो उसने अपना मतलब अश्लील फोटो भेजा। किस पे भेजा आपको? मुझे व्हाट्सएप पे अश्लील फोटो भेजा। और मैंने पूछा ये क्या है, तो उसने कहा कि मेरे कुछ ऐसा प्रॉब्लम था इसलिए मैंने भेजा। उसने फिर उस समय डिलीट कर दिया। एक हफ्ते बाद फिर उसने मुझे मैसेज किया कि मेरा पैसा चाहिए अभी के अभी। हमने कहा अभी के अभी हम नहीं दे सकते हैं, हमारे पास इतनी रकम नहीं है, हाँ थोड़ा टाइम दो तो हम दे देंगे। उसने कहा नहीं मुझे अभी के अभी चाहिए, नहीं तो आप मुझे अपना बिना कपड़े के फ़ोटो भेजो और बिना कपड़े के वीडियो कॉल करो। अच्छा। जब हमने मना किया तो उसने हमारे पति हमारे बच्चों को मारने की धमकी दी। उसने कहा मैं पुलिस वाला हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर तुम नहीं करोगी तो। मुझे मजबूरन करना पड़ा, फ़ोटो भेजना पड़ा और वीडियो कॉल भी करना पड़ा बिना कपड़े के। ऐसे धीरे धीरे मतलब टाइम बीतता रहा। एक दिन फिर उसने हमसे कहा कि हमारे पापा का पैसा है, वो पापा हमारे पैसा मांग रहे हैं और तुम कोई नई नहीं हो, ऐसे मैं कई लड़कियों के साथ कर सकता हूँ। एक दो लड़कियों का उसने मुझे ओपन जो वीडियो कॉल पे बात किया था, जो उसने वीडियो कॉल पे मतलब फोटो जो उसे नॉर्मली मंगवाए थे बिना कपड़े के, वो सब मुझे भेजा भी। जो बाकी लड़कियों के साथ वो चैटिंग करता था वो भी भेजा था। उन लड़कियों का नाम पता है आपको? हाँ, दीक्षा और पूजा नाम है। ओके। और एक दीक्षा है बनारस की रहने वाली, पूजा है वहीं इलाहाबाद की रहने वाली। फिर तो क्या कुछ हुआ? उसने कहा तुम नई नहीं हो, मैं सबके साथ ऐसे करता हूँ, पैसे देता हूँ, फिर बाद में हेल्प करता हूँ, फिर बाद में उनका मैं इस्तेमाल करता हूँ, तुम कोई नई नहीं हो। और मैं एक दिन में मतलब 1 लाख तक घूस ले लेता हूँ, कहीं भी दुकान पे खड़े हो जाऊँ तो फ्री का मुझे सब कुछ वो डर की वजह से खिलाते पिलाते हैं, क्योंकि मेरा डर है। मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ तुम कुछ अंदाजा भी नहीं लगा सकती हो और तुम्हें ये करना ही पड़ेगा जो मैं बोलूँगा। उसके बाद डर की वजह से जब भी उसका कॉल आता मुझे उठाना पड़ता, मुझे वीडियो कॉल पे बात करनी पड़ती, क्योंकि मेरे पति और मेरे बच्चों को मारने को बार बार धमकी देता, केस करने की। हम सीधे साधे लोग ठहरे, हमें कुछ आइडिया नहीं, बस हमें डर बैठ गया था कि हमारे बच्चे और हमारे पति को कुछ हो ना, इसलिए मजबूरन हमें सब करना पड़ रहा था। वीडियो कॉल जब भी वो करता था तो वो अकेला नहीं रहता था, कई सारे दोस्त लोग रहते थे उनके, और जो मैं फ़ोटो भेजती थी सबको वो दिखाता था और बार बार ये धमकी देता था कि मैं तुम्हारा फ़ोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा अगर तुम मुझे कॉल नहीं की और कॉल नहीं उठाई तो, अगर वीडियो कॉल पे बिना कपड़े के नहीं आई तो। अप्रैल महीने में राहुल एंड रोहित खरवार की एंट्री हुई। वो कहा कि मेरे बुआ का लड़का है, इनसे भी बात कर लो थोड़ा सा, नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। और अब जानती हूँ ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये रोहित खरवार कौन है? पेशे से बुआ क्या का है? लड़का है। पेशे से क्या था? मतलब ये साइबर क्राइम का विभाग का मतलब कोई कर्मचारी था। हाँ, फिर क्या कुछ हुआ? उसने मेरा मतलब उसने पहले तो बात किया रात में मुझसे और उसने कहा जो मेरे भाई के साथ की हो वही मेरे साथ भी करो और आ जाओ, 1 रात 2 रात के लिए मुझे संतुष्ट कर दो, अच्छे से मेरे साथ सो जाओ, फिर मैं आपके पति को और आपके बच्चों को छोड़ दूंगा, कोई केस भी नहीं करूंगा। जब मैंने मना किया तो उसने हमारा अकाउंट, हमारे पति का अकाउंट
हमारा जो स्नैपचैट था, फेसबुक था, इंस्टाग्राम, जो भी जितना थे वो सब उसने हैक किया और हम लोग डर गए। फिर उनके पापा का एक दिन कॉल आया कि एक दो रात के लिए हमारे पास आ जाओ, हम तीनों हमारे उनके पापा का हाँ। क्या नाम था? राम अवतार खरवार। वो भी पुलिस ऑफिसर है? वो भी पुलिस ऑफिसर हैं, अयोध्या के हैं वो। फिर उन्होंने कहा कि हमारे बेटे का मतलब बेटे का पैसा दो, या तो फिर आ जाओ एक दो रात के लिए हमारे साथ, मुझे संतुष्ट कर दो और मैं हमारे साथ जो भी होगा कर लो, फिर मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे पति को भी, बच्चे को भी। और मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पति से भी ये सब बात नहीं बता सकती थी क्योंकि मेरे पति ऑलरेडी एक तो जॉबलेस थे, वैसे भी वो परेशान, वो टेंशन में थे, और मैं उनको बता देती तो वो सुसाइड कर लेते। और मेरे पति का फिर उसके बाद अकाउंट हैक किया उन्होंने और उनको बार बार अलग अलग नंबर से, राम अवतार खरवार अलग अलग नंबर से फ़ोन करके गालियाँ दिलवाते थे। बोलते थे कि तू एक काम कर, अपनी बेबी को मेरे पास भेज दे, नहीं तो फिर तेरे खिलाफ ये करना। वो फिर मेरे पति के खिलाफ उन्होंने केस किया, झूठा मतलब मुकदमा और फ्रॉड का। अभी भी आपके पास ये सारे कॉल्स आते हैं? नहीं, कब से बंद हुए हैं? हमारे पास कॉल नहीं आते, लेकिन हमारे गांव में जो सास ससुर हैं उनके पास ये लोग जाते हैं, हफ्ते में एक बार जाते हैं, उनको धमकी देते हैं। अगर उनको कुछ हुआ तो जिम्मेदार यही लोग होते हैं, क्योंकि मेरे सास ससुर बहुत कमजोर दिल के हैं। आप पुलिस स्टेशन नहीं गए इस पूरे विषय को गई लेकर? थी। क्या कुछ हुआ वहाँ पर? पुलिस स्टेशन गई थी, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। वो लोग उन्हीं का साइड ले रहे हैं। अभी आपकी क्या मांग है? अभी मेरी मांग है कि मेरे बच्चे और मेरे पति और मेरे घर वालों को इनसे सुरक्षित रखा जाए, बचाया जाए। ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। ये लोग इतना परेशान हमें किए हैं कि हम रात रात भर बच्चों को लेके बारिश में हम हाईवे पे खड़ी रहते थे। बार बार मैसेज करके, फ़ोन करके मेरे हस्बैंड को धमकी देते थे कि अभी मैं तुझे यहाँ से उठवा लूँगा, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। और कई सारे नंबरों से इनको कॉल आते थे। कुल मिलाकर दोस्तों, ये जो पुलिस महकमा है वो किस तरीके से लोगों को अपना शिकार बनाता है उसका ये जीता जागता उदाहरण है। अब तक पुलिस को घूसखोरी में पकड़ता हुआ पाया गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना तक पहुंच चुकी है। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए इनके पति मौजूद है। बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्या कुछ हुआ है। सर, क्या कुछ कहेंगे आपकी वाइफ के साथ जो मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना इन पुलिस वालों ने की है? यूपी की पुलिस है, प्लस यहाँ पर पुलिस वालों का क्या कुछ रवैया है? आपने जब शिकायत की तो यहाँ की पुलिस तो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है मैम। पहली बार जब हम गए तो उन्होंने कहा आप अगले दिन आइए, हम आपका स्टेटमेंट लिखेंगे। दूसरी बार जब हम गए तो उन्होंने जस्ट लिखना शुरू ही किया, फिर मेरे से सामने वाले का नंबर मांगा, हमने नंबर भी लिखवाया। नंबर जैसे ही उनको मिल गया सीधा उन्होंने लिखना बंद कर दिया। बोले अभी हम इस पर थोड़ा कार्रवाई करेंगे, देखेंगे, पूछेंगे, सामने वालों को भी पूछेंगे, फिर आपका हम कंप्लेंट लिखेंगे। किसका नंबर दिया था आपने? ऑपोजिशन चंद्रशेखर खारवार का। ठीक है। उसके बाद से वो बंदा, मैं बार बार उसे फोन करता हूँ रोज कि सर मैं आ जाऊँ आज, आ जाऊँ आज। नहीं आप अब आज मत आओ, कल आओ, परसों आओ, ऐसे ही करके उसने टालते गया। 5-6 बार हम वहां पर गए भी। फिर उसके बाद वो वहां ये बोलता है कि आपके पास ठोस एविडेंस नहीं है, आप सामने वाले के ऊपर क्यों कंप्लेंट करो, आप वहीं पर जाके कंप्लेंट करो, यहाँ मत करो। मैंने कहा मेरी वाइफ तो यहीं पर है, उल्टा यहीं की नागरिक है, तो वो यहीं पर कंप्लेंट होगा। तो बोल रहे नहीं, वो सामने वाला पुलिस वाला, आपको वहीं पर जाके करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप मुझे ऐसा राइटिंग में दे दो। तो वो बोल रहे हैं कि आपके पास ठोस एविडेंस नहीं है कि आप दोनों जन का आमने सामने बातचीत हुआ है। किस प्रकार का ठोस एविडेंस चाहिए उनको? उनको एविडेंस ये चाहिए कि जैसे अश्लील जो बातें हुई है उसका कैमरा एक फोटो में चाहिए। अच्छा। मैंने उनसे यही कहा कि भला ऐसा कौन सी औरत है जो अपने खुद का फोटो अश्लील ऐसा है वो संभाल के रखेंगे और वो आपको एविडेंस मत देगी। मेरे पास जो है वो मैं सामने आपके ला रहा हूँ, और आप कंप्लेन लिखना नहीं चाहते हो तो आप बता दो। तो बोलते नहीं मैं नहीं लिखूंगा, आप एक काम करो, आपको जो करना है करो, फिलहाल इस पे हम अभी कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, आप अगली बार आके। ये किसका स्टेटमेंट था? उन पुलिस वालों का नाम क्या है? ये सूरज जगताप करते हैं। कहाँ पे? ये नायगांव पुलिस चौकी के पीएसआई। नायगांव पुलिस स्टेशन में विषय कैसे पहुंचा? आप लोग विरार रहते हैं? ये हमारे एक वकील हैं दाबोले सर करके, एडवोकेट दाबोले, हमने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने सारे जगह पत्र भेजा। उसमें से एक पत्र स्नेहा दुबे मैम को गया, एमएलए स्नेहा दुबे पंडित मैम। उन्होंने वहां से फिर पत्र कमिश्नर को भेजा हुआ था, मीरा भाईंदर कमिश्नर। मीरा भाईंदर कमिश्नर से फिर बाद में हमें एक पत्र आया नायगांव पुलिस चौकी पे। नायगांव पुलिस चौकी से हमें सम्मन आया कि आपको 5 दिन में यहाँ पर हाजिर होना रहेगा और अपना स्टेटमेंट आपको लिखाना होगा। अगर नहीं लिखवाओगे तो आपका फिर बाद में ये स्टेटमेंट मानने या नहीं होगा। वो 5 दिन कब था? फरवरी में, 3 फरवरी को वो लेटर आया हुआ था। आज हम मार्च पे आ चुके हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप लोग पहले नायगांव रहा करते थे? हाँ। विरार आने का कारण?
हम डर चुके थे, क्योंकि जो सामने वाला है वो हमें हमारे मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करा था। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मेरा मोबाइल उन्होंने वहां पर ये रजिस्टर करा दिया कि चोरी किया हुआ है, और उसे वहां से वो लोग ट्रेस कर रहे हैं। हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो उनको मालूम पड़ जा रहा था, और सीधा हमें बार बार वो मैसेज करते थे कि आप कहाँ तक भागोगे, हम आपको पकड़ लेंगे और आपको धर लेंगे। प्लस हमने एक वकील किया था जो कि हमें बचाने के लिए जब हमें पता चला कि हमारे ऊपर एफआईआर, झूठा एक एफआईआर हुआ है। आपके ऊपर किस प्रकार का एफआईआर था? हमारे ऊपर झूठा एफआईआर ये लगाया गया है कि हमने उनको एक वीडियो कॉल किया, उसमें उनको एक अर्धनग्न महिला दिखाई दी, और उस महिला में उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, और उस महिला के दिखाकर उनसे हमने पैसे लिए। अच्छा। और वो सरासर एकदम पूरा गलत एफआईआर था। अगर मुझे ऐसे यही करना होता तो कोई एक ही साथ में पैसा देता है, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 5000 रुपए, ऐसा रोज रोज करके छोटा छोटा नहीं देता। वो हमें पारिवारिक तरीके से हमें दे रहा था, हम तो समझ रहे थे हमें हेल्प करे। और मेरी बदकिस्मती थी कि मैं उस वक्त जॉबलेस था। मेरी बीवी ने मुझे बताया भी नहीं था ये सारी घटना, अगर ये सब हो रही थी करके। अगर ये बताया होता तो हम उसी समय इसको किसी तरह से खत्म कर देते। पर जब इन्होंने सब कुछ अपना फोटो वीटो सब कुछ दे दिया और ये एकदम मरने के कगार पे पहुंच गए थे, ये अपने आप को फांसी लगाने जा रही थी। इन्होंने पंखे में लटका के एकदम रस्सी उसी बांध भी लिया था, और मैंने देखा तब इन्होंने मुझे बताई रोग आके कि ये ऐसा ऐसा सारी घटना हुई है। ये सब जो घटना हुई उससे आप लोग को किस तरीके का मानसिक दबाव झेलना पड़ा इन पुलिस वालों की वजह से? बता नहीं सकते मैम, हम किसी तरह जिंदा हैं, बस यही समझ लो। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, 1.5 साल के ऊपर हो चुका है। प्लस मेरे माँ बाप जो वहीं गांव में रहते हैं, वहां से हर बार एक पुलिस वाला वहां पर कोई ना कोई वहां जाता है। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, पिताजी को जाके वहां डराते धमकाते बोलते तुम्हारी सारी जायदाद हड़प कर लेंगे, हम सब कुछ यहाँ से खत्म कर लेंगे। प्लस इनकी जो मायका है, इनका सब हमारे ससुराल मायका दोनों बाजू में ही है। सारे रिश्तेदारों को उन्होंने धमका के रखा है कि कोई इनका साथ मत दो, और वो लोग डर के मारे आ भी नहीं रहे हैं हमारे साथ देने के लिए। और हम कहाँ जाएं, किसके पास जाए, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई आपने देता। कभी किसी से मदद मांगने का प्रयास नहीं किया? हम जिसके पास भी जाते थे वो सब उन्हीं की तरफ हो जा रहे थे। यहाँ से इतने सारे लेटर्स गए हुए थे, कोई भी उस पर एक्शन नहीं हुए। और जब हम यहाँ के सोचे थे यहाँ के पुलिस वाले कम से कम अच्छे से हमारे साथ बताओगे क्या एक कंप्लेंट लिखेंगे, लेकिन जब हमें ये पता चला कि उन्होंने नंबर लिए और फिर सामने वाले से बातचीत करके बिना कंप्लेंट लिए सामने वाले से बातचीत कर लिया, और उसके बाद फिर कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पुलिस वाले ही पुलिस वालों का साथ देते नजर आ रहे हैं? बहुत मैम, 101% इसमें मालूम पड़ रहा है मैम। अगर ऐसा नहीं होता तो एक औरत की सुनवाई अब तक हो चुकी होती। वो सामने से पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले का ही साथ दे रहे हैं। इस पूरी घटना को कितना समय बीत चुका है? ये हो चुका है मैम, ये अगस्त 2025 से शुरू हुआ था, और आज हम हैं 2026 में मैम। मार्च चल रहा है। जिस तरीके से आपकी लोकेशन ट्रेस की जा रही थी उस समय, अभी आप लोग विरार में हैं, क्या वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे? अभी ये फिलहाल नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन उनको पता सब कुछ है कि हम यहाँ पर हैं। नहीं पहुंचने का कारण क्या है? फोन से लोकेशन तो क्योंकि पता हमें हाई कोर्ट से ऑर्डर मिल चुका है। ये एक बहुत अच्छा काम हुआ। हमने जिस वकील को एक हायर किया हुआ था, उसने कहीं ना कहीं एक अच्छा ये काम किया कि उसने एक हाई कोर्ट से हमें स्टे ऑर्डर लाया, जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि पुलिस जब तक ये केस चलेगा तब तक पुलिस हमें परेशान नहीं कर सकती। हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छी से इंसाफ दिया जाए, इस मुकदमे से, इस चीज से हमें एक छुटकारा दिया जाए, और उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और मेरे बच्चों का भविष्य, मेरी पत्नी का जो गरिमा है, इज्जत है, उस पर सुनवाई किया जाए। सर, आप इनके कानूनी सलाहकार हैं। जिस तरीके की पूरी घटना है, इनको किस तरीके से इंसाफ मिल सकता है? नायगांव पुलिस स्टेशन का रवैया बहुत खराब है, प्लस यूपी की पुलिस इनके ऊपर इस तरीके की दबाव बना चुकी है कि इनकी सच में परिस्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो चुकी है। तो क्या कुछ कहना है आपका? ये मेरे ख्याल से मैम नवंबर में मेरे पास आए थे, अक्टूबर नवंबर में। तब से हम लोग इनके लिए एक नहीं बोल के यूपी प्रशासन, महाराष्ट्र में प्रशासन, मोदी जी से लेके योगी जी तक, वुमेन डेवलपमेंट सेल, ह्यूमन राइट्स सेल, अब जितने भी अब गवर्नमेंट ऑफिसेस इनके संबंध में है, इन सबको हमने नोटिसेस इशू किए, लेटर्स इशू किए, रिमाइंडर्स डाले, ईमेल डाले, बाबा ये इतने प्रॉब्लम में है, इनके साथ क्या क्या हुआ है, ये सब कुछ हमने बहुत बार उन्हें बताया। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें बहुत कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर हमने जो यहाँ के एमएलए मैडम को उनको दिया था, उन्होंने कमिश्नर को दिया था। कमिश्नर से हमको भी लेटर आया था कि इनका समन्स आ चुका है, इनका स्टेटमेंट लिखा के इन्वेस्टिगेट करके फौरन एक्शन लिया जाए। बट ये भी आया था 3 फरवरी को, और आज तक उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये लोग बहुत बार जा चुके हैं, मैंने बहुत बार लेटरबाजी कर चुका हूँ,
अभी तो ओनली ऑप्शन यही है कि हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा और इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पुलिस है या फिर वो वहाँ के जो लोग हैं वो लोग मतलब खुलेआम काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 20 से 25 यूपी के पुलिस ऑफिसर से मेरा बात हुआ है, सब जन ने हमें कॉल किया है कि बाबा क्या हुआ है, आप एक काम करिए, आप उनका नंबर हमें दीजिए, हम उनसे बात करते हैं। लेकिन अगर इनका जो नए नंबर से लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर मैंने वो नंबर्स उनको दे दिए तो वापस वो लोग उससे ट्रेस कर देंगे, वापस इनके पीछे पड़ेंगे। तो बेसिकली बस मतलब एक पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए पूरी पुलिस प्रशासन इनके पीछे लगी हुई है। एफआईआर होने की प्रक्रिया क्या हो सकती है? जिस तरीके से 6 से 7 महीने का समय बीत चुका है और हम देखें तो महिलाओं के खिलाफ अपराध जो होता है उसके मामले में पुलिस को ज़्यादा सशक्त होना चाहिए, ऐसे में अब तक एफआईआर नहीं ली गई है। क्योंकि देखो, इन टेक्स्ट बुक तो हमें लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है, हर कानून की किताब में यही लिखा गया है कि इनका जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जस्टिस दो। बट आप जैसे जस्टिस मांग रहे हो वही आपसे क्या बोलता है कि वही मिला हुआ है, वही रक्षक ही भक्षक बन चुका है। तो इस आदमी के लिए आप क्या कर सकते हो? जो पुलिस वाला यहाँ पे इनसे बात किया कि बाबा मैं आपका स्टेटमेंट लिखता हूँ, मेरे से ही बात हुई थी, उन्होंने भी मुझे बोला था कि बाबा मैं बात करता हूँ, मैं स्टेटमेंट लिख के हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बट जैसा उसने चंद्रशेखर से वहां पे बात किया वो उनसे मिल गया, तो अगर उनसे मिल गया तो इनको ही परेशान कर रहा है। अभी एक एफआईआर नहीं ले पा रहे हैं ये लोग, ना ही कोई एफआईआर लिया है, एक एनसी तक नहीं ले रहे हैं ये लोग। अभी आप लोग आगे क्या करेंगे? जिस तरीके से एफआईआर नहीं हो रही, एनसी नहीं हो रही, इन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, ये पूरा इनके ऊपर झूठे केसेस हो चुके हैं, मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है, इनको न्याय मिलने की क्या प्रक्रिया हो सकती है? कैसे न्याय मिलेगा? देखो, इनको न्याय मिलने के लिए अभी हम वापस हाई कोर्ट ही जाने वाले हैं, कोर्ट से हम लोग एक्शन लेने वाले हैं कि प्राइवेट क्रिमिनल केस हम लोग करेंगे, जो पुलिस है उनके खिलाफ हम लोग एक्शन लेने वाले हैं। अभी पूरा लाइंड अप है ये नीचे से लेकर ऊपर तक सबके सब मिले हुए हैं, सबके सब यहाँ पे मिले हुए हैं। तो इसीलिए अगर एफआईआर करनी है तो अब कोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का पुलिस प्रशासन एफआईआर नहीं ले रहा है, कोई काम नहीं कर रहा। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।